हेलो। क्लास लाइव हो गया जी? लाइव है क्लास? क्लास लाइव हो गया? चलिए बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए। हीरो सब बैठिए जल्दी। बैठ गए? समझिएगा आप, पहले एक दो बात समझ लीजिए, फिर आगे पढ़ाना जो है प्रारंभ करेंगे हम। देखिए, आज से जो है आपके बैच में दो नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है? एक मैथ और दूसरा ज्योग्राफी। आज से आपके क्लास में दो नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक है आपको इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा है आपको मैथ। एक तो इंडियन ज्योग्राफी में हम आपको स्पष्ट कर दे कि इंडियन ज्योग्राफी में हम आपको सब्जेक्टिव का वीडियो दिखवाए हैं और कुछ बाकी है, और सब्जेक्टिव का जो वीडियो बाकी है वो भी आपको दिखवा दिया जाएगा। देखिए, सफलता की चाहत हर कोई रखता है, लेकिन सफल हर कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि हर कोई टीचर की बात को मान ही नहीं सकता है, हर कोई उस मार्ग पर चल ही नहीं सकता है। मार्ग पर चलने के लिए त्याग की जरूरत है, जो त्याग हर कोई कर नहीं सकता है। आप ही में से मैक्सिमम ऐसे विद्यार्थी होंगे जो ज्योग्राफी के सब्जेक्टिव वीडियो को अच्छे से नहीं देखे होंगे, और आप ही में से कुछ विद्यार्थी ऐसे जरूर होंगे जो काफी समझदारी से और काफी सचेत होकर वीडियो को देखे होंगे। कुछ विद्यार्थी हल्ला करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, कुछ पढ़ते होंगे, कुछ मोबाइल से बतियाते होंगे, कुछ क्लास में सो रहे होंगे। लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव वीडियो को देख लिए होते अगर अच्छे से, तो फिर हमको लगता है कि जो आज से क्वेश्चन आंसर के थ्रू पूरे इंडियन ज्योग्राफी को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो नहीं देखे होंगे, जो पहले हमारी बात नहीं माने हैं, वो अब खाक मानेंगे, तो उनका कुछ नहीं होने जा रहा है। इस बात को दिमाग में आप बैठा लें। जो क्लास में हल्ला करेंगे, चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चीजों को गेन नहीं करेंगे, तो नौकरी क्या है? दाल भात चोखा है, एक कुकर में चढ़ा है, उतार के खा लिए। इतना आसान होता तो हर कोई ना कर लेता, इतना आसान तो नहीं है। तो इसलिए जो है चीजों को आपको गंभीरता से लेनी चाहिए, लेकिन आप ऐसे हैं कि चीजों को गंभीरता से लेते हैं नहीं।
नहीं लेते हैं तो परीक्षा में रोइएगा, और क्या होगा, और तो कुछ होगा नहीं। तो आज से हम आपके बैच में इंडियन ज्योग्राफी लेकर के आ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी मंडे टू फ्राइडे चलेगा 12:30 से 1:30। मंडे टू फ्राइडे चलेगा 12:30 से 1:30। मंडे टू फ्राइडे 1 घंटा, 1 घंटा इंडियन ज्योग्राफी चलेगा मंडे टू फ्राइडे 12:30 से 1:30। ठीक है, और हम ही लेकर आएंगे। और इसके बाद 1:30 बजे से तुरंत मेरा क्लास खत्म हुआ 5 मिनट बाद मैथ का क्लास शुरू होगा। 12:31 में खत्म हुआ, 1:35 में मैथ का क्लास शुरू होगा। सेशन कटने और सेशन लगने में जो समय लग जाए। मैथ 12:30 से 1:30 से, या फिर मैथ को 1:40 से कर देते हैं, 1:40 से 2:40 या 2:45, 1:40 से 2:45। और फिर 3 बजे से बायोलॉजी का क्लास, और एक रोज जो है 4 बजे से हिस्ट्री का क्लास। जिस रोज हिस्ट्री का क्लास है उसी रोज ज्योग्राफी का बचा हुआ वीडियो, जो यहां पर मैथ वाले सर 2:45 में खत्म कर देंगे, तो 2:45 से लेकर 4 बजे तक ज्योग्राफी का जो बचा हुआ वीडियो है वो आपको दिखला दिया जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप हमारी? समझ पा रहे हैं ना? मतलब आपको ज्योग्राफी लाइव हम पढ़ाएंगे, और अभी हम लाइव हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ज्योग्राफी जो है सर रिकॉर्डेड ही दिए हैं, टाइम कम होने की वजह से दिए। हम आपको यह स्पष्ट किए थे ना, और हम आपको बोले भी थे अगर टाइम बचेगा तो ज्योग्राफी का हम आपको लाइव भी करवाएंगे। तो ज्योग्राफी का वीडियो भी हम आपको दिखवा दिए हैं, और लाइव भी हम हैं, अभी लाइव भी करवा रहे हैं, दोनों काम करवा रहे हैं। क्लियर है? तो ऑनलाइन वाले लोग अपने दिमाग से जो है कचरा निकाल लीजिएगा, हम लाइव हैं अभी आपके सामने। क्लियर है? तो जिस रोज बायोलॉजी का क्लास होगा उस रोज तो 3 बजे से बायोलॉजी हो जाएगा, और जिस रोज बायोलॉजी का क्लास नहीं होगा तो ज्योग्राफी का जो बचा हुआ वीडियो है वो दिखवा देंगे। क्लियर है? सब चीज समझ रहे हैं? आप भी समझ रहे हैं जी? हाँ। इसके बाद जो ज्योग्राफी का क्लास होगा मेरा लाइव में सोमवार से शुक्रवार होगा, शनिवार को नहीं होगा। पहले ही हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। और शनिवार को जो है मैथ ही 12:30 बजे से हो जाएगा। शनिवार को मैथ ही 2 से 2.5 घंटे का कर देंगे। शनिवार को मैथ को ही 2 से 2.5 घंटे का कर देंगे हम आपके लिए। क्लियर है? तो जो है आपको आज से इंडियन ज्योग्राफी हम शुरू करने जा रहे हैं अभी आपके साथ। और आज से ही हमारी क्लास समाप्त होने के ठीक बाद 1:40 से 2:45 तक मैथ का क्लास आज से ही प्रारंभ होगा। मैथ का मटेरियल अपलोड कर न दिए हैं जी? है एप्लीकेशन पर अपलोड नहीं किए हैं? मैथ का मटेरियल कर न दिए हैं, और टेलीग्राम चैनल पर नहीं डाले हैं? इतना कॉमन सेंस नहीं था? ऑफलाइन का विद्यार्थी कहां से लेगा? ओ हाँ, मैसेज तो किया था। हम बोले नहीं नहीं डालना, हम ही बोले नहीं, हमारे दिमागे में नहीं रहा कि ऑफलाइन भी बच्चा है। तो डाल दीजिए, अब डाल दीजिए, यहां पे मंगवा दीजिए। डाल नहीं दीजिए, यहां पे मंगवा दीजिए 1 घंटा में जितना मैक्सिमम आ पाता है। ठीक है, मंगवा दीजिए ताकि विद्यार्थी जाकर के ले लेगा नीचे से। नीचे से तो ले ही नहीं सकते हैं। हाँ, मंगवा दीजिए जल्दी, 1 घंटा में जितना 2-3 को फोटो स्टेट वाला बोल दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, मंगवा दीजिए जल्दी। ठीक है, तो आज से ही मैथ का भी क्लास शुरू हो रहा है। और आज तो शुक्रवार है, शुक्रवार न है आज? हाँ, शुक्रवार है आज। ठीक है, और कल शनिवार है, और परसों रविवार है। तो कल तो मेरा ज्योग्राफी का क्लास होगा नहीं, आज होगा, कल नहीं होगा, फिर सोमवार से कंटिन्यूअस होगा। कल जो है 12:30 बजे से मैथे का क्लास रहेगा, 12:30 बजे से 2:30 बजे तक मैथे का क्लास रहेगा, 2 घंटा। क्लियर है?
और फिर उसके बाद जो है मेरा क्लास होगा। कल तो मेरा न क्लास होता है। हाँ, उसके बाद ज्योग्राफी का वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद फिर मेरा क्लास हो जाएगा। क्लियर है सब चीज? देखिए, जो रेगुलर क्लास कर रहे होंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो कभी करते होंगे कभी नहीं करते होंगे, उनको दिक्कत है। उनके दिक्कत का कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो रेगुलर है उसको कोई दिक्कत नहीं है, जो एक दिन छोड़ एक दिन है उसको दिक्कत है। उनके दिक्कत का कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। समझ गए? और जो इरेगुलर है उसका रिजल्ट भी होने वाला नहीं है। समझ गए? चलिए, तो अब आ जाते हैं हम लोग। कोई दिक्कत? सब चीज समझ में आ गया है ना? मैथ आज से शुरू हो रहा है ना? कल भी 12:30 बजे से मैथ ना होगा? कल ज्योग्राफी नहीं ना होगा? क्योंकि ज्योग्राफी सोमवार से क्लियर है ना? और रविवार को टेस्ट है ना? कितना बजे से? 10 बजे से। कितना बजे से? रविवार को टेस्ट कितने बजे से? कितने बजे से? क्लियर है? हाँ, चलिए। और जो है आज का क्लास का तो पता चल ही गया। अभी ज्योग्राफी होगा, मैथ होगा, फिर बायोलॉजी होगा। कल मैथ होगा, ज्योग्राफी वीडियो होगा और हिस्ट्री होगा। परसों 10 बजे से टेस्ट होगा, 12 बजे से हिस्ट्री होगा। 12 बजे से हिस्ट्री होगा, 12 बजे से क्या होगा? हिस्ट्री। और 3 बजे से बायोलॉजी होगा। सॉरी, नहीं, मैथ होगा। 12 बजे से मैथ होगा और फिर हाँ, उसके बाद जो है हिस्ट्री होगा, उसके बाद बायोलॉजी होगा, उसके बाद हिस्ट्री होगा, उसके बाद बायोलॉजी होगा। परसों के विषय में बोल रहे। परसों देखिए, यानी रविवार है, सुबह 10 से 12, 10 से 11 या 12, जितना बजे तक टेस्ट हो जाए टेस्ट के बाद मैथ के बाद हिस्ट्री के बाद बायोलॉजी के बाद क्लास खत्म। अब फिर सोमवार से जैसे चलता है वैसे चलेगा। सोमवार से 12:30 से 1:30 ज्योग्राफी, 1:40 से 2:45 मैथ, और उसके बाद ज्योग्राफी का वीडियो और फिर हिस्ट्री। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना है? आ जाए ना, आप पढ़ाए ना? सब चीज क्लियर है ना जी? गोबर बेचने वाली सब है। चलिए, अब आ जाइए। बहुत को तो क्लासे के विषय में पता रहता, वो अकबकाते रहता है, ई का हो रहा है। अरे यार, रेगुलर आओ ना, ई का हो रहा है, वो का हो रहा है, सब पता चल जाएगा। हम तो सब चीज कितना बढ़िया से स्पष्ट कर देते हैं, हर रोज स्पष्ट कर देते हैं कि आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। समझ गए? और घर पे जाकर के सेल्फ स्टडी करते हैं कि नहीं करते हैं? आए, घर पे जाके सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है? चलिए, तो इंडियन ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव के थ्रू जो है पूरे इंडियन ज्योग्राफी को, जैसे इंडियन पॉलिटी को पूरे ऑब्जेक्टिव के थ्रू डिस्कस कर दिए, वैसे इंडियन ज्योग्राफी को पूरे ऑब्जेक्टिव के थ्रू डिस्कस कर देंगे। और वीडियो आप देख ही रहे हैं, ठीक है? आ जाइए। अब तो पहला चैप्टर है। अरे ऐसी काम नहीं करता है, सुनिए ना, इसको जो है ना यहां पे कर दीजिए ना, ठीक है? इसको इधर कर दीजिए, ठीक है? गर्मी लगते रहता है महाराज, नहीं चल रहा है तो गर्मी लग रहा है, ठीक है? इसको जो इधर बढ़ाइए, बोर्ड पर न रहते हैं जी। और दूसरा बात, यहाँ पे रहते हैं तो देखिए मेरा फोटो नहीं आ रहा होगा पूरा, देखिए। अरे देखिए ना आप वहां पे, अरे देखिए ना महाराज, देखिए मेरा आ रहा है, देखिए, जबकि हम बोर्ड पर है। आना चाहिए, पूरा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो आना चाहिए, बताइए। समझ गए? हैं? कहां मारता हवा? इधर है महाराज, इसको इधर कीजिए, बीच में कीजिए, ठीक है? ठीक है, हटाइए, छोड़िए, सर्विसिंग होते रहेगा। जाइए, चलिए आ जाइए। अब पहला चैप्टर है भारत की स्थिति एवं विस्तार। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन हो उससे मतलब नहीं है, पूरा विस्तार पूर्वक जो है इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा है।
भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत, ये अपना देश भारत है, ये अपना देश भारत है, ठीक है। और ये विश्व का मानचित्र है। पूरे विश्व की अगर आप बात करेंगे तो पूरे विश्व को जो है 179 अक्षांश रेखा और 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। पूरे विश्व को अगर देखा जाए तो पूरे विश्व को जो है 179 अक्षांश रेखा और 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। विश्व ग्लोब पर, मानचित्र पर आप देखेंगे तो दो प्रकार की लाइन आपको देखने को मिलता है। एक आपको इधर से इधर और एक आपको इधर से इधर। तो इधर से इधर, इधर से इधर मतलब ये डायरेक्शन है, ये उत्तरी दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूरब दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। ये पश्चिम दिशा है, ठीक है, पश्चिम दिशा है। तो डायरेक्शन के विषय में जानना जरूरी है ज्योग्राफी में। तो डायरेक्शन आप याद रखिएगा। कोई भी मानचित्र लेते हैं या रीजनिंग का सवाल बनाते हैं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट वाला सवाल बनाते हैं, तो उसमें ऊपरी भाग को उत्तर दिशा मानना है। और जब ऊपरी भाग उत्तर दिशा हो गया तो नीचे दक्षिण, दाहिना पूरब और बायां पश्चिम। डायरेक्शन ये हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि विश्व मानचित्र हो, विश्व ग्लोब हो, उस पर दो प्रकार की लाइन आपको देखने को मिलती है। एगो लाइन उत्तर से दक्षिण और एगो लाइन पश्चिम से पूरब। जो उत्तर से दक्षिण वाली लाइन है ये देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा है। और जो पश्चिम से पूरब वाली लाइन है या पूरब से पश्चिम वाली लाइन है ये अक्षांश रेखा है। क्या है? अक्षांश रेखा। तो एक प्रकार से ये खड़ी लाइन हो गई और ये पड़ी लाइन हो गई। तो ग्लोब या मानचित्र पर जो खड़ी लाइन होती है वह देशांतर होती है और जो पड़ी लाइन होती है वह अक्षांश होती है, अक्षांश होती है। और अब पूरे विश्व की अगर बात की जाए, मानचित्र की बात की जाए, तो पूरे विश्व को 179 अक्षांश रेखा और 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। 179 अक्षांश रेखा और 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। देखिए यह पृथ्वी है। पृथ्वी के केंद्र से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है और पृथ्वी के केंद्र से होकर जो अक्षांश रेखा गुजरती है उसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, उसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ये जो अक्षांश रेखा है, ये जो हमने खींचा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसको विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर है, यह पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। इससे जब आप ऊपर जाते हैं तो यह उत्तरी गोलार्ध होता है और इससे जब आप नीचे आते हैं तो यह दक्षिणी गोलार्ध होता है, यह दक्षिणी गोलार्ध होता है। और जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, वैसे ही ये जो लाइन हमने खींचा है यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है यह भी पृथ्वी को 2 बराबर भाग में विभाजित करती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से दाहिना आइएगा पूर्वी देशांतर और बायां जाइएगा पश्चिमी देशांतर। तो इस बात को हम फिर से समझा रहे हैं, इस बात को हम फिर से समझा रहे हैं। चलिए समझिएगा अब आप। पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं।
और 0 डिग्री अक्षांश रेखा ही पृथ्वी को 2 बराबर भाग में विभाजित करती है। इससे ऊपर जाते हैं तो यह उत्तरी गोलार्ध हो जाता है और नीचे आते हैं तो यह दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। नीचे आते हैं तो यह दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। तो पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कितना डिग्री अक्षांश रेखा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कितना डिग्री अक्षांश रेखा? 0 डिग्री। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में विभाजित करती है, हाँ या ना? कौन कौन? उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध और क्लियर है ये बात? और संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखा में बांटा गया है? 170। अब देखिए 0 डिग्री से जब ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा। यह उत्तरी गोलार्ध है और भारत यहां है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में होगा या दक्षिणी गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध में ना। अब 0 डिग्री से लेकर उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा मिलता है। 0 डिग्री से लेकर 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 25 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तक मिलता है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में है। और इस बीच में संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। भारत उत्तरी गोलार्ध में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में फैली हुई है। यह भारत का अक्षांशीय विस्तार है और यह संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है, पूरे भारत का अक्षांशीय विस्तार है। वही भारत की मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। देखिए गौर कीजिएगा यहां पर, अगर आपसे संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट। अगर संपूर्ण शब्द नहीं दे, सीधे तौर पर पूछे भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। या अगर भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। बात समझ पा रहे हैं आप, हाँ या ना? तो होश हवास में जवाब दीजिएगा, ठीक है? बताइए संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और भारत की मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। और एक और प्रश्न गौर से, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर है सब बात? अब इसके बाद अब देखिएगा कि यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है और 0 डिग्री देशांतर रेखा के देखना जाइएगा तो यह पूर्वी देशांतर, यह पूर्वी देशांतर है और इधर आइएगा तो यह पश्चिमी देशांतर है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के इस भाग में भारत है, यहां भारत है, यानी भारत पूर्वी देशांतर में है, भारत पूर्वी देशांतर में है। तो हम भारत के विषय में कह सकते हैं ना, भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है, या भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कह सकते हैं, हाँ या ना? तो भारत कौन गोलार्ध में है? कौन गोलार्ध में और कौन देशांतर में? कौन देशांतर में?
पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर में है, यानी भारत उत्तरी पूर्वी देशांतर में, यह बात कह सकते हैं, हाँ या ना। और इसके बाद पूरे पृथ्वी की अगर बात करें तो पूरे पृथ्वी को 360 देशांतर रेखा में बांटा गया, 360 देशांतर रेखा में बांटा गया। पूरे पृथ्वी को कितना देशांतर रेखा में कितना देशांतर रेखा में? 300 क्लियर है ये बात। अब देखिएगा यहां पर कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इससे दाहिना जाइएगा, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 4 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और इस प्रकार से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा तो 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर रेखा आपको देखने को मिल जाएगा। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में है। इसी बीच में आता है, 0 से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में आता है 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। आप स्वयं इस बात को सोचिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा आता है या नहीं आता है? आएगा ना जी। आपसे कहेंगे 0 और 15 के बीच में 10 आता है, नहीं आता? आता है। 0 और 180 के बीच में ये दोनों डिजिट आता है। और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, यह भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार कुछ समझ में आया? और याद रखिएगा ना, इहो विद्यार्थी को याद नहीं रहता, बड़ी आफत है, समझिए, बड़ी आफत है। तो अक्षांशीय विस्तार तो याद करवा दिए हैं, भारत का देशांतरीय विस्तार बतलाइए। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। यहां पर देखिए, जब यहां से प्रश्न आता है ना, अक्षांश देशांतर से प्रश्न आता है ना, तो डायरेक्शन में आपको फंसाया जाता है, ऑप्शन में डायरेक्शन देकर के फंसाया जाता है। तो आप एकदम ध्यान में रखिएगा, अक्षांश के संदर्भ में उत्तरी अक्षांश, उत्तरी को ध्यान में रखना है डायरेक्शन, और देशांतर के संदर्भ में पूर्वी को ध्यान में रखना है, पूर्वी को ध्यान में रखना है, समझे, पूर्वी। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। तो बताइए क्या होना चाहिए उत्तर? आए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा होगा, हाँ या ना? होगा ना? अच्छा, एक बात बताइए, ज्योग्राफी का नोट आप लोग लिए हैं कि नहीं लिए? और उसमें अक्षांशीय विस्तार अरे महाराज, सब्जेक्टिव वाला नोट पूछ रहे हैं, सब्जेक्टिव वाला है ना, लिए है ना? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना, ये सब बात सब्जेक्टिव नोट में लिखा हुआ है, इसलिए ये सब बात लिखाने की जरूरत नहीं ना। तो ज्योग्राफी का नोट अगर आप ले लिए हैं तो ये सब बात लिखाने की जरूरत हमको नहीं। 1 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ? याद हुआ? आगे बढ़ ना जाए। अच्छा, बिना देखे हुए बोलिए तब ना समझेंगे। बताइए, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट, देशांतरीय विस्तार बोलिए, गोबर पाथने वाली सब, मुंह से आवाज नहीं निकलता है। अब फिर जानते हैं, इस सब से हम पूछेंगे 5 दिन के बाद, तो दिन में इस सब को तारा नजर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि यही सबको, आप लोग को भी तारा नजर आएगा, आप लोग भैंस चराने वाले सब। चलिए आगे आ जाइए। अब दूसरा नंबर, तो उस क्वेश्चन के माध्यम से भारत का अक्षांशीय विस्तार हमने क्लियर किया और देशांतरीय विस्तार क्लियर है। अब भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? देखिए, आइएगा आप, भारत, देखिए भारत को जब आप देखेंगे ना मानचित्र पर, तो आपको नजर आएगा कि भारत जलीय सीमा बंगाल की खाड़ी के साथ बनाता है, जलीय सीमा अरब सागर के साथ बनाता है, जलीय सीमा
हिंद महासागर के साथ बनाता है। फिर भारत स्थलीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है, चीन के साथ बनाता है, नेपाल के साथ, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के साथ। तो भारत की अगर बात की जाए तो भारत स्थलीय सीमा भी बनाता है और भारत जलीय सीमा भी बनाता है। तो भारत की स्थलीय सीमा यहां से है, देखिए भारत की यह स्थलीय सीमा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, यह भारत की स्थलीय सीमा है। यह भारत की स्थलीय सीमा है। और स्थलीय सीमा के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। और जो भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है, एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार, सातवां बांग्लादेश। यही 7 देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा बनाती है। तो ये जो 7 देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा बनाती है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी कुल लंबाई की हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर, जिसमें पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा, चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा, भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा बनाती है। तो भारत जो इन 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है, उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। फिर भारत जलीय सीमा भी बनाती है। आप देख सकते हैं कि जलीय सीमा ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला जैसे राज्य जलीय सीमा बनाती है। तो भारत की जो मुख्य भूमि के जलीय सीमा की लंबाई है, भारत की मुख्य भूमि के जलीय सीमा की लंबाई जो है आपको 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि के जलीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। लेकिन जब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इन दोनों को भी शामिल कर लेते हैं, तब भारत की समुद्री सीमा की लंबाई हो जाती है 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर। गौर कीजिएगा, यहां पर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200, भारत की मुख्य भूमि के जलीय सीमा की लंबाई 6100, लेकिन लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित भारत की जलीय सीमा की लंबाई हो जाती है 7516 किलोमीटर। अर्थात इसको यह भी कह सकते हैं संपूर्ण भारत के जलीय सीमा या समुद्री सीमा की लंबाई है 7500। क्लियर हुआ ये सब बात? आए तो चलिए बताइए, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,000। अच्छा एक बात बताइए, भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है? कितना देश? कितना देश? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। क्लियर है? भारत की मुख्य भूमि के समुद्री सीमा की लंबाई, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित समुद्री सीमा की लंबाई 7500। क्लियर है ना जी? और देखिए, भारत जैसे 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है ना, 7 देशों के साथ जलीय सीमा भी बनाती है। लेकिन एगो बात, 3 ऐसा देश है जिसके साथ भारत स्थलीय और जलीय दोनों सीमा बनाती है। एक है पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश और तीसरा है म्यांमार। ये 3 ऐसे देश हैं जिसके साथ भारत जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाती है। देखिए, पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा हो गया और ये पाकिस्तान के साथ जलीय सीमा हो गया। बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा हो गया, ये जलीय सीमा हो गया। म्यांमार के साथ स्थलीय सीमा हो गया, ये जलीय सीमा हो गया।
तो कुल 3 ऐसे देश है जिसके साथ भारत जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाती है। कुल 3 ऐसे देश है जिसके साथ भारत जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाती है। एक पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा म्यांमार। इस बात को भी आप याद रखिएगा। कुल कितने देश है जिसके साथ भारत जलीय स्थलीय तीनों दोनों सीमा बनाती है? जलीय स्थलीय दोनों सीमा बनाती है। कितने देश? पहला, दूसरा, तीसरा। क्लियर हुआ? और ज्योग्राफी का जो नोट आप सब्जेक्टिव लिए हैं उसमें सब चीज लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए कुछ भी लिखाएंगे ना, हम नोट बनाए, हमको पता है क्या नहीं लिखा हुआ है। जो नहीं लिखा हुआ होगा वो हम आपको लिखा देंगे। ऐसे हमको नहीं लगता है कि लिखना पड़ेगा, बहुत कम लिखना पड़ेगा। और अगर आप सब्जेक्टिव क्लास किए होंगे उसमें बहुत जगह बहुत कुछ लिखाए होंगे। अगर आप अच्छे से किए होंगे तो आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा इस सब क्वेश्चन में। जो लोग नहीं किए होंगे उनको तो जीवन भर दिक्कतें रहेगा, उनके लिए तो कुछ किया जा सकता है नहीं। समझ गए? तो इसलिए बोलते हैं बात मानिए महाराज, मेरा रिजल्ट चाहिए तो। क्लियर है ना? आगे बढ़ना जाए। चलिए, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? देखिए, ये अपना देश भारत है। तुरी ये क्या हो गया? पूरा मिटा दिए। इसको मिटने का मन ना है का जी? ये चाहता है कि हम रहे बोर्डे पर ना। इस बार अगर आ गया तो फिर हम छोड़िए देंगे। चलिए आ जाइए। तो भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई और पश्चिम से पूरब में लंबाई, भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूरब में लंबाई 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई, उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण में, पूरब से पश्चिम में या पश्चिम से पूरब में? पश्चिम से पूरब में। और यहां पर जो है एक बात और याद रख लीजिए। देखिए, भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। फिर आपको चीन के साथ बनाता है 3488 किलोमीटर। और फिर आपको पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699 और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है? इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है? और एक बात और यहां पर आप इस आंकड़ा के अनुसार समझ सकते हैं कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश और सबसे छोटी अफगानिस्तान, ठीक है? तो बताइए, भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन देश? कौन देश? सबसे छोटी सीमा? सबसे छोटी सीमा? अच्छा, बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर? बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ, भूटान के साथ, भूटान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। क्लियर है सब बात? चलिए, तो हो जाएगा उत्तर 3200। याद होते जान रहा है जी? ज्योग्राफी आसान लग रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं लग रहा है? हाँ, 2-2 बार पढ़ने के बावजूद भी आसान नहीं होगा तो जीवन में कभी सीख पाइएगा? भैंस चराने के अलावा कोई उपाय रहेगा? आप लोग को घास छीलने, गोबर पाथने के अलावा
कोई उपाय नहीं। अल्लाह ने। आगे आइए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? देखिए, आप सब लोग जानते हैं भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यह भारत का क्षेत्रफल है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42% है। 2.42% है। और भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूरे विश्व में 7वां स्थान पर है। भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूरे विश्व में 7वां स्थान पर है। वही अगर आप पूरे विश्व के संदर्भ में देखेंगे पूरे विश्व के संदर्भ में देखेंगे तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, दूसरा स्थान पर कनाडा, तीसरा स्थान पर अमेरिका, चौथा स्थान पर चीन, पांचवा स्थान पर ब्राजील, छठा स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, सातवां स्थान पर भारत, आठवां स्थान पर अर्जेंटीना, आठवां स्थान पर अर्जेंटीना। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के यही 8 बड़े देश है। पहला स्थान रूस, दूसरा स्थान कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत और आठवां अर्जेंटीना। क्लियर है? तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का क्रम, विश्व में भारत का क्रम पहला स्थान, पहला स्थान। विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश, विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश, दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, आठवां। इसके बाद आगे बताइएगा आप हमको, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत? 2 इसके बाद देखिए, भारत की जो जनगणना हुई है, भारत की जनगणना लास्ट टाइम 2011 में हुई है। 2011 के जनगणना के मुताबिक भारत की कुल आबादी है 121 करोड़, 121 करोड़। और भारत की कुल आबादी जो 121 करोड़ है, उसके अनुसार भारत विश्व का जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। वही पहला स्थान चीन का है। तथा 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, 17.5% है। तो यहां पर एक बात यह याद रखिएगा, 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.5, 17.5। और विश्व में स्थान दूसरा, विश्व में स्थान दूसरा, पहला स्थान चीन का, पहला स्थान। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी? 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी, और ये जो भारत की कुल आबादी है, विश्व की कुल आबादी का कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत? जनसंख्या में भारत का स्थान, कितना स्थान? पहला स्थान, पहला स्थान। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक माध्याह्न रेखा है? देखिए यहां पर सुनिए, एक तो पहली बात यह है, विश्व में जितने भी देश हैं या विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण देशांतर रेखा के आधार पर करता है। विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण देशांतर रेखा के आधार पर करता है। भारत भी अपने समय का निर्धारण देशांतर रेखा के आधार पर ही करता है। जब विश्व के सभी देश करते हैं तो भारत भी करते हैं, भारत भी करते हैं। और भारत के देशांतरीय विस्तार, भारत के देशांतरीय विस्तार
कि अगर हम बात करें तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, यह भारत का देशांतरीय विस्तार है। इसी बीच में आता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा आता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ही भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। और यह भारत का मानक समय रेखा इसलिए माना जाता है क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जो समय होता है वही समय पूरे भारतवर्ष में होता है। अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर समय 1:15 हो रहा है तो कश्मीर में भी 1:15 ही होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 1:15 ही होगा, अरुणाचल प्रदेश में भी 1:15 ही होगा, और गुजरात में भी 1:15 ही होगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जो समय होता है वही समय पूरे भारतवर्ष में होता है। भारत के किसी भी शहर में आप चले जाइए, अगर अभी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर 1:15 हो रहा है तो पूरे भारतवर्ष में वही समय होगा। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर होता है वही समय पूरे भारतवर्ष में होता, वही समय पूरे भारतवर्ष में होता। बात कुछ समझ में आया? तो क्लियर क्या होगा आंसर? 82.5 डिग्री पूरब। क्लियर है ना? आगे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, देखिए ध्यान दीजिएगा, मानचित्र पर आएंगे। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है। और भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है कैप कैमोरीन, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है कैप कैमोरीन। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुथु, अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुथु। और सबसे पश्चिमी बिंदु है गुजरात में स्थित गुहार मोती। और यहीं पर सरक्रीक है, और सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। बिहार दरोगा 1717 पोस्ट मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सरक्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है, तो सरक्रीक विवाद है भारत और पाकिस्तान, भारत और बात समझ में आया जी? क्लियर है ना? बताइए भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कैप, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। भारत का पूर्वी बिंदु कहां है? अरुणाचल प्रदेश। कहां है? भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुथु, भारत का पूर्वी बिंदु। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, सरक्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है? सरक्रीक विवाद किन दो देशों के, याद रखिएगा ना, हो बिहार दरोगा का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखना अति आवश्यक है, क्योंकि जो प्रश्न एक बार किसी परीक्षा में पूछ दिया जाता है उसके आगे भी पूछने की संभावना होती है। ठीक है, तो सरक्रीक विवाद कौन दो देश? क्लियर है ना जी? चलिए आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। आगे भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा? भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करते हैं मैक-मोहन रेखा। इसका निर्धारण हुआ है 1914 में। और जानते हैं जो मैक-मोहन रेखा है, चीन
और अरुणाचल प्रदेश के साथ मुख्य तौर पर सीमा बनाती है। जो मैकमोहन रेखा है ये चीन और अरुणाचल प्रदेश के साथ मुख्य तौर पर सीमा बनाती है। पूरे भारत के साथ मैकमोहन रेखा चीन का सीमा नहीं बनाती है, सिर्फ और सिर्फ भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के साथ सीमा मैकमोहन रेखा बनाती है। इसका निर्धारण 1914 में हुआ था। मैकमोहन एक ब्रिटिश अधिकारी का नाम था। मैकमोहन एक ब्रिटिश अधिकारी का नाम था। उन्होंने ही अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच सीमा खींच दिया, जिस वजह से उसको नाम दे दिया गया मैकमोहन रेखा। और आपको जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था। नेफा क्या कहा जाता था? नेफा। नेफा कहा जाता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और बिहार दरोगा 1717 पोस्ट का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, NEFA नेफा का पूर्ण रूप क्या है? तो उत्तर होगा नेफा का पूर्ण रूप है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। बात समझ में आया जी? क्लियर है ना जी? आगे रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और ये रेखा 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था। और रेड क्लिफ विद्वान का नाम है। रेड क्लिफ एक अंग्रेज अधिकारी का नाम है। सर जे रेड क्लिफ नामक अंग्रेज अधिकारी ने भारत और पाकिस्तान के बीच 17 अगस्त 1947 को जो सीमा रेखा खींचा उसको रेड क्लिफ रेखा कहा गया। और रेड क्लिफ रेखा एक प्रकार का अध्यारोपित रेखा होता है। रेड क्लिफ रेखा एक प्रकार का कैसा रेखा होता है? अध्यारोपित। कैसा रेखा होता? अध्यारोपित। अध्यारोपित रेखा। अब यहां पर आपके मन में सवाल होगा कि अध्यारोपित रेखा क्या होता है? देखिए समझिएगा, जब किसी बाहरी देश के हस्तक्षेप से दो देशों के बीच सीमा रेखा खींचा जाता है तो उसी को अध्यारोपित रेखा कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, जब किसी बाहरी देश के हस्तक्षेप से किसी दो देश के बीच सीमा रेखा खींचा जाता है तो उसी को अध्यारोपित रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया है। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रिटेन के हस्तक्षेप से खींचा गया है। ब्रिटेन बाह्य देश है। ब्रिटेन बाह्य देश है। तो ब्रिटेन के हस्तक्षेप से भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा खींचा गया है। यही कारण है कि रेड क्लिफ रेखा को अध्यारोपित रेखा कहा जाता है। इसके बाद ड्यूरंड रेखा है। ड्यूरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाते। ड्यूरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। इसके बाद पाक जल संधि है। जो पाक जल संधि है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। जो पाक जल संधि है ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत को श्रीलंका से अलग करती है। जो पाक जल संधि ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है। क्लियर है? चला लीजिए मोबाइल बाबू, भैंस चराइएगा, बाद में चिंता मत कीजिए। उसके अलावा कोई उपाय है? बिहार में उद्योगों और है कि जाकर के काम कर लीजिएगा? हाँ, तो भैंसे चराने वाला लक्षण है। चलिए आइए, भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा कर आए? कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ है? कब हुआ है? कब हुआ है? अच्छा, मैकमोहन रेखा मुख्य तौर पर चीन और भारत के कौन राज्य के बीच खींचा? अरुणाचल। मैकमोहन रेखा मुख्य तौर पर चीन और भारत के कौन राज्य के बीच? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या कहा जाता? नेफा। क्या कहा जाता था? अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था? और नेफा का फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट, ये भी बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा। नेफा का पूर्ण रूप नॉर्थ ईस्ट। नेफा का पूर्ण रूप
रेड क्लिफ रेखा किस दो देश के बीच सीमा? रेड क्लिफ रेखा किस दो देश के? इसका निर्धारण कब हुआ है? कब हुआ है? आगे, ड्यूरन रेखा किस दो देश के बीच सीमा? पाकिस्तान और ड्यूरन रेखा किस दो देश के बीच? और पाक जल संधि किसको किसको अलग? भारत और पाक जल संधि किसको किसको अलग करती है? भारत और, चलिए आगे, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली दर्रा है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाली दर्रा है बनिहाल दर्रा। कौन है? और बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर में। कहां है? जम्मू कश्मीर में। और देखिए जो आपको बुर्जिल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जो बुर्जिल दर्रा है यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, गिलगित से जोड़ता है। खारदुंगला दर्रा लद्दाख में है, ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा लद्दाख में है, काराकोरम दर्रा लद्दाख में है, यह दर्रा भी लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। और जो काराकोरम दर्रा है यह दर्रा संभवतः भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, यह दर्रा संभवतः भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। इसकी ऊंचाई है 5624 मीटर, 5624 मीटर जो है आपको इसकी ऊंचाई है, 5624 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर है? याद रखिएगा। तो आ जाइए याद करते हैं। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली दर्रा कौन है? जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली, जम्मू से श्रीनगर को, श्रीनगर को गिलगित से, श्रीनगर को गिलगित से। क्लियर है? आगे, मालदीव को मिनिकॉय से कौन अलग करने वाला? देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा। भारत है, भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में यहां पर लक्षद्वीप है, ठीक है। और इधर आइएगा तो मालदीव नामक एक छोटा सा द्वीपीय देश मिलेगा, मालदीव, मालदीव। और ये लक्षद्वीप है। और मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में मिनिकॉय द्वीप है। कौन द्वीप है? मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप है, ये मिनिकॉय द्वीप है। क्लियर है? अब देखिएगा, मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है 8 डिग्री चैनल और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। इसके बाद आपको 10 डिग्री चैनल है। अंडमान को निकोबार से अलग, अंडमान को निकोबार से अलग 10 डिग्री चैनल करता है, अंडमान को निकोबार से अलग 10 डिग्री चैनल करता है। फिर एगो 6 डिग्री चैनल है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। फिर एगो 6 डिग्री चैनल है, ये ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। फिर एगो 11 डिग्री चैनल है, आगती द्वीप को कन्नामोरे द्वीप से अलग करता है। और 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप में है जो कि आगती द्वीप को कन्नामोरे द्वीप से अलग करता है, आगती द्वीप को कन्नामोरे द्वीप से अलग करता है। तो ये सब बात आप याद रखिएगा। तो अब आप आ जाइए, मालदीव को मिनिकॉय से अलग कौन करता है? तो मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल, कौन चैनल? आगे बताइए। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से, अंडमान को निकोबार से, अंडमान को निकोबार से। क्लियर? भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित? 9 गो न हो, 9 गो है ना हो, बताना पड़ेगा हो। अच्छा एक बार देख लीजिए, देखिए ये भारत की समुद्री सीमा है। देखिए आप देख सकते हैं, गुजरात समुद्री सीमा बनाती है, महाराष्ट्र बनाती है, गोवा बनाती है, कर्नाटक बनाती है, केरल बनाती है।
पश्चिम बंगाल बनाती है, ओडिशा बनाती है, आंध्र प्रदेश बनाती है और तमिलनाडु। यही ना नोगो है हो। और कोई राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन राज्य नहीं ना है जी, राज्य नहीं ना है, तो यही ना नोगो राज्य है। तो भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा बना, कितने राज्य? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पश्चिम बंगाल, छठा, सातवां ओडिशा, आठवां आंध्र प्रदेश, नौवां इसमें देखिए ये बंगाल की खाड़ी है ना जी, बंगाल की खाड़ी के साथ 4 राज्य, कितने राज्य? और ये अरब सागर है, अरब सागर के साथ, अरब सागर के साथ, और अरब सागर के साथ 5 राज्य कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। अब बंगाल की खाड़ी के साथ 4 राज्य कौन कौन है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और सबसे लंबी जलीय सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात, कौन है? और सबसे छोटी गोवा, सबसे छोटी। और दक्षिण भारत में सबसे लंबी आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत में सबसे लंबी, याद रखिएगा ना हो तो बता दीजिए। सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन राज्य बना, कौन राज्य? सबसे छोटी, सबसे छोटी दक्षिण भारत में सबसे लंबी, दक्षिण भारत में सबसे लंबी। क्लियर है ना जी, क्लियर हो गया ना? चलिए आगे आ जाइए। अब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8 ना जी, 8 ना। याद रखने का ट्रिक क्या है? वीडियो देखे होंगे तो बताया है ना, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, गरम छाछ पी। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपको कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8, त्रिपुरा 7, मिजोरम। और इसको याद रखने का ट्रिक है, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। समझ गए? ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, मी से। क्लियर है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर, कितने राज्य? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, कितने राज्य? याद रखने का ट्रिक, गरम छाछ पी, ग से, र से, म से, छ से, झ से, प से, त्र से, मी से। अच्छा एगो बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसको पश्चिम से पूरब में सजाइए, पश्चिम से पूरब में सजाइए, तो ये ट्रिक काम कर ना जाएगा? आए? और अगर कहेगा पूरब से पश्चिम में सजाइए, तब पर भी काम करेगा ना जी? उलट दीजिएगा ना? बात समझ पा रहे हैं? अब इसके बाद आपके बिहार पुलिस परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है और कौन भारतीय राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में है? आप वीडियो देखे होंगे तो वहां पर हम चर्चा किए हैं ना चर्चा, तो फिर भी यहां पे देख लेते हैं। जानते हैं बिहार दरोगा पूछता है कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। अब बिहार पुलिस पूछता है कौन भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, कौन दक्षिण में है। समझ गए? तो जिससे गुजरती है वो तो ठीक है,
जिससे नहीं गुजरती हो या तो उत्तर में होगा या दक्षिण में होगा। तो आप यहां से ऊपर जाइएगा तो उत्तर और नीचे आइएगा तो दक्षिण, यहां से ऊपर जाइएगा तो उत्तर, नीचे आइएगा तो अब देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, ये सभी राज्य कर्क रेखा के उत्तर में। ये सभी राज्य क्या है? आए? क्या है? कर्क रेखा के, कर्क रेखा के। इसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, ये सभी राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के। और देखिए स्पेशली ये जो सेवन सिस्टर वाला राज्य है, ऑप्शन यहां पे देके फंसाया जाता है। सेवन सिस्टर में 7 गो राज्य आता है ना जी, हाँ या ना? 7 गो राज्य आता है ना जी। और 7 राज्य में त्रिपुरा, मिजोरम से तो गुजरबे ना करती है जी, हाँ या ना? गुजरती है। बाद बाकी 7 सिस्टर में 5 गो राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। जानते हैं ये सब राज्य कर्क रेखा के उत्तर में, सब राज्य कर्क रेखा के। तो यहां पर यह बात याद रखनी है कि 7 सिस्टर वाले राज्यों में से 2 राज्य से होकर तो कर्क रेखा गुजरबे करती है। अब बाद बाकी जो 5 राज्य है वो कर्क रेखा के किस दिशा में है? इस बात को याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है आपके बिहार पुलिस परीक्षा के लिहाज से। क्लियर है ये बात? तो बता दीजिए 7 सिस्टर के अंतर्गत आने वाले राज्यों में से कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजर? कितने राज्यों से? कौन कौन? त्रिपुरा और अब बाद बाकी जो 5 7 सिस्टर के अंतर्गत आने वाले राज्य है वो कर्क रेखा के उत्तर या दक्षिण? आए आए? ये बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ ना जाए। चलिए कहां गया जी? हाँ आगे, भारत की प्रादेशिक जल सीमा। देखिए ये तो बताने के लिए 12 बता देंगे, लेकिन इसको समझना है। सर आए जी मैथ वाले आ गए हैं? चलिए ठीक है, आ जाइए। चलिए अब सब लोग सुन लीजिए, ऑफलाइन वाले लोग बैठे रहिए, ऊपर नीचे मत कीजिए। मैथ का क्लास खत्म होगा तब ऊपर नीचे करना है, ठीक है? पीडीएफ छोड़िए ना, जैसे ये पढ़ा देंगे सर, ठीक है? चलिए अब ऑनलाइन वाले लोग सुन लीजिए, कटने नहीं जी, हाँ नहीं काटना है। ऑनलाइन वाले लोग जाना आपको कहीं नहीं है, अभी तुरंत सेशन कटेगा और नया सेशन मैथ का आ जाएगा। अच्छा ये सब देवी महारानी कहां थी? देखिए ये सबको तो नोबेल प्राइज देना चाहिए, स्पेशल नोबेल प्राइज आप लोग के लिए हम बनवाते हैं। सर आए हुए यहाँ पे हैं? ओ अच्छा ठीक है। ऑनलाइन कटने नहीं है जी ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन वाले लोग कहीं नहीं जाना है। 1:45 से मैथ शुरू हो जाएगा, 1:40 हो रहा है अभी, कटेगा सेशन, नया सेशन आ जाएगा, मैथ पढ़ना है, ठीक है? मैथ वाले सर आ गए हैं, सर को भेज दीजिए, काटिए जल्दी, नया सेशन लगाइए मैथ का, काट दीजिए। अब आज बिना पीडीएफ का चलना